स्टक्सनेट ने क्या किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिसमें हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लगी हैं यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए, उनको अफेक्ट किया। कहा जाता है कि स्टक्सनेट को डिलीवर करने के लिए एक यूएसबी उस नेटवर्क में प्लग इन की गई थी, जिसने ये मालवेयर फैलाया और ये सब किया। इंटरेस्टिंग। उन पर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से 6 हफ्ते के लिए उनके कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाए। अगर आपको ये डेटा दोबारा देखना है तो आप हमें पैसे दीजिए। 7 सबसे बड़े साइबर अटैक्स में एक अटैक एम्स पर हुआ था 2023 में। अच्छा। उस टाइम पर जो उस अस्पताल में होंगे, जो उस अस्पताल में 1 या 2 घंटे बिताने आए होंगे, उनको शायद पूरा दिल लगा हो। किसी भी बैंक को किया जा सकता है, किसी भी कॉरपोरेशन को किया जा सकता है। जो बहुत खतरनाक है। ये जो रैंसमवेयर और मालवेयर की इंडस्ट्री है, ये एक बहुत $1 बिलियन अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है। मेरा एक एम्प्लॉई है जो आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स 5 बजे के बाद रोज़ लॉगिन कर रहा है मेरे सिस्टम्स में। उस सिस्टम्स के साथ वो रिमोटली एक्सेस करता है। उस कंपनी ने, जिसने सालों साल इसमें रिसर्च की, उसने अपना कंपेटिटिव एज एक एम्प्लॉय की वजह से खो दिया। जो एंटीवायरस कंपनियां हैं वही वायरस बनाती है। ये आपका सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। क्राइम ब्रांच में आज हमारे साथ हैं हर्ष बहल, जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक के फील्ड में एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। साथ ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक्सटेरो में वाइस प्रेसिडेंट हैं। हर्ष ने अपने एक्सपीरियंस से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किए हैं, जिनमें एम्स और सेमीकंडक्टर कंपनियों पर हुए गंभीर साइबर अटैक शामिल हैं। अब ये तो बहुत टेक्निकल बातें हैं, लेकिन हम हर्ष से इन मामलों को आम आदमी की भाषा में समझेंगे। हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्यों इतनी अहम है और ऐसे खतरों से बचने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये दिलचस्प बातचीत, जो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आपकी कोई कंपनी है या आप अस्पताल के सेक्टर से आते हैं, तो ऐसे में ये बातचीत आपके लिए बेहद जरूरी होती है। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सी चीज़ों पर मैं बात करूंगा, क्योंकि आप एक्सटेरो में वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक बड़ी कंपनी है, और आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी आपसे हम बहुत आसान भाषा में जानें। तो आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है आसान भाषा में, कि मेलवेयर और रैंसमवेयर ये क्या होते हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है? जी ज़रूर। मालवेयर शब्द बना है मलिशियस सॉफ्टवेयर को जोड़कर। मलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो भी एक सॉफ्टवेयर आपको नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए बना है। नुकसान या हानि अलग अलग तरीके की, आपके ऊपर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, आपसे डिजिटली डेटा चुराने के लिए, स्टील करने के लिए, या फिर आपका डेटा लॉक कर दे और फिर आपसे पैसे मांगने के लिए। डिफरेंट तरीके के जो हैं मालवेयर होते हैं। मालवेयर की कई प्रकार हैं। वायरस है जो एक फ़ाइल के साथ अटैच करके अपने रूप बदलता रहता है, और जो जिस काम के लिए भी वायरस बना है वो करता है। ट्रोजन्स हैं जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं एक यूज़फुल ऐप की तरह। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख जाता है, कैलकुलेटर दिख जाता है, आप किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो दिखने में आपको एक सही एप्लीकेशन लगती है, लेकिन वो इलिजिटिमेट काम कर रही है।
तो वो हैं ट्रोजन्स हैं, स्पाईवेयर जो आप पर चोरी छुप के आप पर जासूसी कर रहे हैं, आपके डिजिटल डेटा को वो देख रहे हैं हमेशा। और इसी तरीके से एक स्पेशल किस्म का मालवेयर है जिसको बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर है जो आपके डेटा को लॉक कर दे, आपके डेटा को आप देख ही ना पाएँ, फिर उस डेटा को देखने के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो वो चीज़ है रैंसमवेयर। सो आप कह सकते हैं कि हर एक रैंसमवेयर मालवेयर तो है, लेकिन हर मालवेयर रैंसमवेयर नहीं है। इस चीज़ को मैं और समझूंगा, जैसे रैंसमवेयर कि वो एक तरीके का वायरस है, वो आपके मोबाइल या इंटरनेट में भेजा, फिर से छुटकारा चाहिए तो आपसे वो डिमांड करेगा। हाँ जी, रैंसमवेयर एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करा, कल आपने वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, आपकी पिक्चर्स उस कंप्यूटर में हैं, आज आप उसको क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी डेटा आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। वो आपको कहेगा, एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि अगर आपको ये डेटा दोबारा देखना है तो आप हमें पैसे दीजिए। वो पैसे एक डिजिटल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं। बिटकॉइंस हैं, एथीरियम्स हैं, जो डिजिटल करेंसी है, उस तरीके से ही फिर आपको आपके डेटा का एक्सेस वापस मिलता है। अब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, आज तक है या हेल्थ सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, बैंकिंग सेक्टर है, जो लाखों करोड़ों लोगों का डेटा अपने पास रखते हैं, उनके आम जिंदगी से जुड़ते हैं डेटा के थ्रू। अगर एकदम से वो डेटा एक्सेस ना कर पाएँ तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ ऑपरेशनल पैरालिसिस में चली जाती हैं। ये बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं, अपने कस्टमर से डील नहीं कर पाते हैं, और जो आम इंसान है वो बहुत ही मुसीबत में पड़ सकता है। अगर आप बैंक में जाएंगे, आप अगर अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं अकाउंट में, डिजिटली आप वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन सर्विस बैंक के वो डेटा होस्ट कर रहे हैं वो इनक्रिप्ट हो चुके हैं, मतलब उनको डेटा वो लॉक हो चुका है। या आप इंटरनली एक हॉस्पिटल में लैब रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेटा लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से रैंसमवेयर काम करता है और लोगों को काफ़ी परेशान करता है। आपने हेल्थ सेक्टर की बात की और अस्पताल का भी जिक्र किया, तो रिसेंटली ऐसे बड़े केसेस हुए, इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ। एम्स, दिल्ली का एम्स अस्पताल जिसका सबसे बड़ा अस्पताल है। हाँ जी। और दिल्ली देश विदेश से वहाँ पर पेशेंट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। बिल्कुल। वहाँ भी इस तरह की घटना हुई थी। हाँ जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ जी। वो उसके बारे में आप बता सकते हैं? वो एम्स अस्पताल में क्या भेजा गया था, किस तरह से वो पेशेंट को, अस्पताल को तो इफेक्ट कर रहा था, पेशेंट को किस तरह से इफेक्ट कर रहा था, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। ज़रूर जी। 2023 में एम्स पर इंडिया में हुए 7 सबसे बड़े साइबर अटैक्स में एक अटैक एम्स पर हुआ था 2023 में। अच्छा। रैंसमवेयर अटैक, जिसने एम्स को ऑपरेशनली हैंडीकैप या पैरालाइज कर दिया था। एक हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जहाँ पर डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं एक पेशेंट की केयर के लिए। अब जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो आपकी क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, जो लाइफ सेविंग सर्विसेज हैं, वो रुक तो नहीं जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाती हैं। अब एम्स की अगर आप बात करें या किसी भी हॉस्पिटल की बात करें, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो कंप्यूटर पर होता है। एक डॉक्टर जो आईसीयू में है, अपने पेशेंट को देख रहा है, उसने उसकी पास्ट रिकॉर्ड चेक करने हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, लेकिन अब वो उस डेटा को ना देख पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें जब अफेक्ट करती हैं एक हॉस्पिटल को, तो उसका सीधा असर पड़ता है पेशेंट पर। हाँ, अगर ऑपरेशन करना है या वो क्रिटिकल लाइफ सेविंग चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन एक वर्कफ्लो के हिसाब से जो मॉडर्नाइज़ किया गया इन हॉस्पिटल्स में, ताकि
पेशेंट को तुरंत केयर मिल सके, उस चीज़ पर इसका फ़र्क पड़ता है। हॉस्पिटल स्टाफ को मैनुअल वर्कफ्लोज पे आना पड़ता है, मैनुअली रजिस्ट्रेशन होगी, मैनुअली डिस्चार्ज शीट्स बनेंगी, मैनुअली लैब रिजल्ट्स को लिखा जाएगा। तो जो चीज़ कुछ मिनटों में होती है उसको घंटे लग जाते हैं। तो इसी चीज़ से और ये अटैक एम्स में हुआ। इसकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि इससे नुकसान कितना हुआ, क्योंकि इसको मॉनेटरली जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको आम इंसान की ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो उस टाइम पर जो उस अस्पताल में होंगे, जो उस अस्पताल में 1 या 2 घंटे बिताने आए होंगे, उनको शायद पूरा दिन लगा होगा, पूरे दिन से ज़्यादा उससे 2 दिन लगे होंगे, 3 दिन लगे होंगे। और उसके बाद हॉस्पिटल को इससे रिकवर करने के लिए भी टाइम लगता है। एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, एक्सटेरो के या और कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर भी इसमें शामिल होते हैं, जो पहले देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये अटैक 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, मतलब जो पहला इन्फेक्शियस पॉइंट है उस हॉस्पिटल में, ये कहाँ से आया, उसके बाद कौन कौन से क्रिटिकल एसेट्स जो हैं हॉस्पिटल के जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और फिर डेटा को रिस्टोर कैसे करना है, वापस हमें डेटा कैसे लेकर आना है, हमारे सिस्टम्स को फिर खड़ा कैसे किया जाए ताकि हम उसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। हॉस्पिटल में बहुत ही IoT डिवाइसेस होते हैं, आपका हार्ट रेट मॉनिटर है, ग्लूको मॉनिटर्स हैं, ECG मशीन्स हैं, ये सब सॉफ्टवेयर से चल रही हैं। और जिस टाइम पे इनको डिलीवर किया गया है उस टाइम पर उस टाइम का अच्छा सॉफ्टवेयर जो सिक्योरिटी जिसमें है वो डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन साइबर का जो वर्ल्ड है वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इवॉल्व करता है। अब एक हॉस्पिटल को ये सारी चीज़ें रेगुलरली अपडेट करनी बहुत एक लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही इक्विपमेंट हैं जो आम इंसान की देखभाल कर रहे हैं, उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। अगर वो इसको अपडेट करने में लगे रहेंगे, सिक्योरिटी इसकी बढ़ाने में लगे रहेंगे, तो वो फिर भी वो कभी भी हैंड टू हैंड नहीं चल सकते हैं, मार्केट के साथ इवॉल्व नहीं करते। इसलिए हॉस्पिटल्स जो हैं एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं इन चीज़ों का। तो इस तरीके से जो है एम्स भी अटैक में आया और आम इंसान को उससे दिक्कत हुई, लेकिन बाद में राइट एक्सपर्ट्स उसमें आए और सिस्टम्स को वापस लेकर के आए। इसमें सीखने वाली बात है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर एम्स को अटैक किया जा सकता है तो किसी भी हॉस्पिटल को किया जा सकता है। हम सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, किसी भी बैंक को किया जा सकता है, किसी भी कॉरपोरेशन को किया जा सकता है। जो बहुत खतरनाक है, तो क्योंकि बैंक ये सब सीधे मतलब आम लोगों से जुड़ा मामला। बिल्कुल, ये हर चीज़ आम लोगों को ही अफेक्ट करती हैं। एक बैंक या एक हॉस्पिटल करोड़ों रुपए खर्च कर देता है अपना डेटा वापस पाने के लिए। वो इसलिए करता है कि उसका जो यूज़र बेस है वो उससे ना चला जाए। अगर आप एक बैंक के साथ काम कर रहे हैं जो हर 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए डाउन है, आप अपना पैसा नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो एज अ कस्टमर आप देखेंगे कि आप किसी और बैंक में जाएं। तो वो जो कॉरपोरेशन है उसका रेपुटेशनल डैमेज, उसकी क्रेडिबिलिटी, इन सब चीज़ों पर का अफेक्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि आज की कंपनीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी को एक नाइस टू हैव नहीं ले रही हैं, उसको वो मस्ट हैव के ज़रिए से देख रहे हैं कि ये ज़रूरी है। जैसे हमें अपने बॉर्डर्स पर डिफेंस चाहिए, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, इसी तरीके से हर एक कॉरपोरेशन कंपनीज़ को एक साइबर डिफेंस लेयर चाहिए होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे एम्स में रैंसमवेयर भेजा किसी ने, तो उसके बाद डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो वो जिसने ऐसा किया वो पैसे की डिमांड कर रहा था कि हमें पैसा दो। देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन एक कभी भी एम्स ने कुछ डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन जो टिपिकल मॉडुलस ऑपरेंडी है वो यही होता है। ये जो रैंसमवेयर और मालवेयर की
इंडस्ट्री है, ये एक बहुत $1 बिलियन अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है। इस इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़रूरी है, सॉरी बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज कोई ना कोई विक्टिम बन रहा है। इनफैक्ट मीडिया इंडस्ट्री से पढ़े लिखे लोग इसके विक्टिम बन रहे हैं। बिल्कुल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी जानना कि देखिए, जो मतलब एक तरफ पॉजिटिव सेक्टर है, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चीज़ों को सिक्योरिटी देते हैं, तो दूसरी तरफ इसको ब्रेक करने वालों की भी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, ये एक अंडरग्राउंड $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो एक वेल रेगुलेटेड सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशंस की तरह रन करती हैं। इनके कॉल सेंटर्स हैं, नेगोशिएशन पोर्टल्स हैं, हालांकि सपोर्ट पोर्टल्स भी हैं। तो जैसे ही आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाता है तो फिर आपसे उन्होंने उस गैंग ने जिसने भी आपको आपका डेटा एनक्रिप्ट किया है रैंसमवेयर के ज़रिए, फिर वो आपसे टच में आते हैं। उनके बाकायदा कॉल सेंटर्स हैं, सपोर्ट सेंटर्स हैं, जो आपसे नेगोशिएशन सेंटर्स हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं। आपको एक कम्युनिकेशन का मेथड बताया जाता है जिससे आप कि किस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। फिर वो आम तौर पर जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि किडनैपिंग और इन चीज़ों के लिए नेगोशिएशंस होती हैं, आपके डेटा के लिए नेगोशिएशन होती है। हमें इतने पैसे चाहिए, हमें इतने मिलियंस चाहिए, तब हम आपको एक रिकवरी की देंगे जिससे आपका डेटा आप दोबारा देख सकते हैं। तो आप अगर इसको देखें कि वो आपके डेटा को ताला लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आपको उस डेटा की चाबी चाहिए तो हमें आप इस तरीके से पे कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी जैसे मैंने कहा $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो अलग अलग माध्यम से चल रही है। चलिए, अब ये हो गया, इसने ऐसा करना, रिकवरी कैसे होती है? जैसे आप एक्सरो कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या किस तरह से फंक्शन करता है कि जैसे एम्स की बात कर लें, यूज हुआ ही होगा, तो उसको रिस्टोर करने वो सॉफ्टवेयर कैसे मदद करता है? क्या करता है उसको? एक तो डिटेक्ट करता होगा, हाँ जी, कैसे करता है मदद? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप पर किसी भी कॉरपोरेशन पर अटैक हो गया है तो उसका मतलब है कि जो आपकी फ़र्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है, जो आपकी मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन की लेयर है, जो बचाने की लेयर है, वो टूट चुकी है। उसके बाद आप क्या जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे? तो हम लोग जो काम करते हैं वो सबसे पहले पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस पर काम करते हैं कि इंसिडेंट के बाद हम पहले पता करते हैं कि ये हुआ कैसे। अगर आपके एम्प्लॉय या किसी भी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय को एक फ़िशिंग ईमेल आती है, फ़िशिंग ईमेल का मतलब है एक आम दिखने वाली ईमेल। फाइनेंस फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस के बंदे पर के पास ईमेल जाती है कि ये इनवॉइस है थर्ड पार्टी का, इसको पे करना है। वो इनवॉइस एक्चुअली में एक वायरस है। जब वो फाइनेंस के व्यक्ति उस पर क्लिक करते हैं तो आपके कॉरपोरेशन के पूरे नेटवर्क में वो मालवेयर जो है वो फैल सकता है। एक इसको फिशिंग टेक्निक बोलते हैं। फिर और तरीके हैं, जैसे आपका कोई भी एक एम्प्लॉई है, वो एक USB ड्राइव को प्लग कर देता है किसी भी सिस्टम में और वो अफेक्टेड है, उस पर मालवेयर है, तो उसी तरीके से वो भी मालवेयर पूरे आपके नेटवर्क में फैल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं वो पता लगाने के लिए कि सबसे पहले ये हुआ कैसे, उसमें हम लोग मदद करते हैं। उसके बाद अगर एक कॉरपोरेशन है, उसने साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो अपने इंश्योरर के पास जाना चाहता है कि आप हम क्लेम डालेंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी आपसे सबूत मांगेगी कि पहले दिखाइए ये हुआ कैसे। तो वो जो फोरेंसिक एनालिसिस है, आप किसी भी हंच पर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि शायद ऐसे हुआ है। आपको आर्टिफैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, मतलब आपको सबूत दिखाना पड़ता है कि देखिए इस तरीके से ये अटैक हुआ है। तो पहले आप डिटेक्ट करेंगे जैसे मैंने बताया, फिर आप उसको आर्टिफैक्ट्स देखेंगे कि ये कैसे हुआ। मेरा एक एम्प्लॉई है जो आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स 5 बजे के बाद रोज़ लॉगिन कर रहा है मेरे सिस्टम्स में। उस सिस्टम्स के साथ वो
रिमोटली एक्सेस करता है डिवाइसेस को, रिमोटली डेटा कलेक्ट कर रहा है या अपने सिस्टम्स में डाल रहा है। और फिर आप जो बिहेवियर है एक यूज़र का और सिस्टम का, आप ये मिलाते हैं कि मेरा सिस्टम जब इन्फेक्ट हुआ उसके बाद उस पर क्या क्या हुआ। इस सिस्टम पर मैंने देखा कि ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल चाइना से नेटवर्क ट्रैफिक जुड़ गया है। हमारी कॉरपोरेशन का चाइना से या किसी भी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर मेरा जो सिस्टम है ये नेटवर्क एक्टिविटी है, मतलब इंटरनेट के थ्रू क्यों डेटा जो है किसी एक अलग कंट्री में जा रहा है या अलग होस्ट पर जा रहा है। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं कि एक इन्फेक्टेड सिस्टम, उसके बाद उस पर क्या हुआ, क्या नई चीज़ें चली उस सिस्टम पर, उसका मतलब क्या था। आपने सिस्टम शट ऑफ बंद कर दिया, लेकिन वो मालवेयर्स और रैंसमवेयर ऐसे होते हैं कि जितनी बार भी आप ऑन करेंगे वो सिस्टम दोबारा चलेगा। तो ये सब सबूत, जो डिजिटल सबूत हम कहते हैं, ये हम आपको देते हैं ताकि आप एक पिक्चर क्रिएट कर सकें, एक स्टोरी देख सकें कि कहाँ से ये शुरू हुआ, कहाँ तक गया, कौन से सिस्टम इन्फेक्ट हुए और आप इससे कैसे निकलेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। और उसके बाद फिर आप निकाल भी देते हो? फिर उसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्स की जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स का काम शुरू हो जाता है। वो देखते हैं कि अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले सिस्टम को हमें क्लीन कैसे करना है, फिर जो बैकअप्स हैं उनको कैसे रिस्टोर करना है, और सिस्टम को बैक अप एंड रनिंग कैसे लेकर आना है। ये तो आपको ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, आपको ऑपरेशनल बैकिंग के लिए ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि अब ये नेक्स्ट टाइम होने से कैसे बचा जाए। तो जो हम फाइंडिंग्स आपको बताते हैं, फिर वो आप उनको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि हम EDR सिस्टम्स लेके आएंगे, फोरेंसिक एनालिसिस के सिस्टम्स लेके आएंगे, क्योंकि जब ये अटैक हो रहे हैं आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी हम कैसे इसको पकड़ें, कैसे हम अटैक को डिटेक्ट करें और उससे सीखें कि आगे कैसे बचना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से फिर काम होता है। मेरा एक सवाल है कि लोग साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा भी होता है क्या? मतलब ये जनरली मैं पूछ रहा हूँ कि जो एंटीवायरस कंपनियां हैं वही वायरस बनाती हैं? ये आपका सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। ये जो मालवेयर्स हैं या एंटीवायरसेस कंपनीज़ हैं, ये हर दिन लड़ाई कर रहे हैं उस $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन और $1 बिलियन इंडस्ट्री के साथ, जो उनको हर दिन चुनौती खड़ा करती है। जो एंटीवायरस कंपनीज़ हैं या फोरेंसिक एनालिसिस कंपनीज़ हैं, इनको ऑलरेडी इतना बिजनेस इनके पास है ये कि इनको टाइम नहीं है कि वो वायरस को सीड कर सकें या प्लांट कर सकें। दूसरी बात है कि ये जो वायरसेस हैं, मालवेयर्स हैं, ये सैकड़ों की गिनती में, हज़ारों और लाखों की गिनती में इनको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं। इनके ऊपर एक भी अगर मालवेयर सैंपल मार्केट में आता है तो उसको रिसर्च किया जाता है, और बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि अगर किसी कंपनी ने ये खुद क्रिएट किया है तो फिर उस कंपनी पर जो रेपुटेशनल डैमेज है वो ऐसा होता है कि उनका सारा बिजनेस स्टेक पर आ जाता है। तो ये बहुत मेरे हिसाब से गलत है ये सोचना कि जो वायरस कंपनीज़, एंटीवायरस कंपनीज़ हैं, वही वायरस बनाती हैं। बट इसका अगला क्वेश्चन होगा कि फिर ये एक्चुअली कर कौन रहा है। तो ये वही $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने आपसे बात की, जो इस पे काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स होते हैं जो कभी भी कोई क्लेम तो नहीं करेगा, लेकिन वो इतनी सोफिस्टिकेशन से किए जाते हैं कि उसको विदाउट एक लेवल ऑफ बैकिंग, उस लेवल की बैकिंग के बजाय स्टेट लेवल बैकिंग की बिना उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ हैक्टिविस्ट या इंडिविजुअल भी हमेशा रहते हैं जो कि बहुत ही छोटी परसेंटेज में होते हैं, जो रिवेंज के तौर पर, शौक के तौर पर भी ये करते हैं, लेकिन उसकी जो परसेंट है वो बहुत कम है।
अगर आप ग्लोबल स्केल पे बात करें। तो मुझे नहीं लगता कि एंटीवायरस कंपनीज ही खुद वायरस सीड करती हैं या उनके पास ये टाइम है। नहीं, आपसे बातचीत करके भी मैं इसराइल मेरे थॉट्स में आने लगा। और अभी मैंने रिसेंटली मूवीज़ देखी है, कॉफ़ी पीजिए क्योंकि अब कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी रिसेंटली मैंने कई ऐसी मूवीज़ देखी है जिसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रू सॉफ्टवेयर उसके ज़रिए जाने की ज़रूरत पड़ी। हम उस पर आगे आएंगे क्योंकि अभी जो मुझे लगता है जैसे हमारे दर्शकों को, अब तो धीरे धीरे इंडिया में लोग विक्टिम हो रहे हैं, बहुत लोग विक्टिम हो चुके हैं, कोई डिजिटल फ्रॉड और सब कुछ थ्रू इंटरनेट थ्रू चीज़ें चल रही हैं, हम उस पर आएंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर अचानक रिजाइन क्यों कर गया, तो क्या उसने कभी सेंसिटिव डेटा लीक किया, चोरी किया, कभी ऐसे? हाँ जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइम टाइप है जो कॉरपोरेशंस फेस करती हैं टिपिकली। जितना आपका डिफेंस लेयर स्ट्रांग होता है एक्सटर्नल बाहर के थ्रेट एक्टर्स को रोकने के लिए, उतना ही आपको इंटरनल थ्रेट एक्टर्स रोकने के लिए भी चाहिए। इस चीज़ को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब है ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सालों साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल दी है सेमीकंडक्टर कंपनी की, तो वो सही है। एक सेमीकंडक्टर कंपनी है यूएस में जिन्होंने सालों R&D में लगा दिया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने स्पेंड किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऐसी चिप्स बनाने के लिए जो AI एक्सेलरेटर के रूप में काम करती हैं। आज हर चीज़ हम AI को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन AI सिस्टम्स को रन करने के लिए स्पेशल चिप्स चाहिए। तो इस कंपनी ने सालों से R&D में इन्वेस्ट किया कि ये चिप को हम मार्केट में कैसे लेकर आएँ ताकि AI बेटर सपोर्ट कर सके। इसी कंपनी में एक बहुत बड़े इंजीनियर R&D डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके कुछ 4 से 6 हफ्ते के बाद इस कंपनी के कंपेटिटर ने एक सिमिलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इसने जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, इन्होंने फिर इसमें लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू की देखने के लिए कि क्या ये एम्प्लॉई जब हमारी कंपनी को छोड़ करके गए, क्या ये हमारे ट्रेड सीक्रेट्स अपने साथ लेकर गए या नहीं। तब हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर जो हैं इस तरीके की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप सिस्टम और यूज़र की एक्टिविटी को टाइमलाइन में डालते हो, आप देखते हैं, कोरिलेट करते हैं कि जब ये एम्प्लॉय छोड़ने वाला था कंपनी को, इस कंपनी को छोड़ने से 5 दिन पहले आप देखते हैं कि उसने अगेन 7-8 बजे ऑफिस के बाद अपने सिस्टम को वो एक्सेस कर रहा है। ऑफिस आवर्स के बाद उसने USB डिवाइस प्लग किया है और जिससे और काफ़ी सारी फाइल्स हैं। इस केस में बहुत सारी CAD फाइल्स, मतलब डिज़ाइन फाइल्स को एक्सेस किया गया और उनको क्लाउड अपलोड भी किया गया अपने, जैसे देख लीजिए गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ऐसी क्लाउड स्टोरेज पे उसको अपलोड किया गया। ये सब हम एज अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर पता कर सकते हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से ये सब डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, उसी तरीके से आप डिजिटल फिंगरप्रिंट्स अपने कंप्यूटर, मोबाइल पर छोड़ते हैं, जिसको फोरेंसिक सॉफ्टवेयर उभार कर लेकर आते हैं। वो अनोमली को डिटेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेटर एक डिसीजन बना सके, एक डिसीजन पर आ सके जो डेटा बैक्ड है, जो सबूत के आधार पर है। और उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जब कंपनी को छोड़ कर गए, ये अपने साथ ट्रेड सीक्रेट्स लेकर गए या नहीं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है?
देखिए, इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा है कि आप उस कंपनी ने जिसने सालों साल इसमें रिसर्च की, उसने अपना कंपेटिटिव एज एक एम्प्लॉय की वजह से खो दिया। जो वो सोच रहे थे कि ये हम मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करेंगे, वो किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया। और ऐसी जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, जब उनको ऐसे सेटबैक मिलते हैं, उनकी वैल्यू ओवरनाइट गिरती है, उनके शेयर के दाम गिर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि अब ये तो किसी और कंपनी ने पहले ही कर दिया है जो ये करना चाहते थे, या फिर इनकी मार्केट में मोनोपोली नहीं रह गई है, ये ऐसे इकलौते नहीं होंगे जो ये कर सकेंगे। तो ओवरनाइट जिस 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 चीज़ पे आप सालों से काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी और कंपनी ने एक्सेस किया और आपको पिछाड़ दिया इंडस्ट्री में। और इस तरह के रिसेंटली आ रहे हैं। अभी मेरे पास ये है कि नोएडा में एक इंजीनियर है, उसने कंपनी छोड़ी, वो कंपनी उसको बोली कि नहीं तुम कैसे छोड़ रहे हो, अब हमारे डेटा तुम लेकर गए। तो इस तरह के इंसिडेंट अब धीरे धीरे आते हैं, मैंने 1-2 बार सुने। बिल्कुल। एनीवे सर, अब जिसका मैंने जिक्र भी किया था, आप कॉफ़ी ले सकते हैं एक शिप, क्योंकि भी मेरे सवाल चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने अभी जिक्र भी किया था आपसे, कि अब बात कर लेते हैं ऑप्स सिंदूर की। भारत, आपने बताया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक भी होते हैं, और ये होते हैं। बिल्कुल। हाल फिलहाल में इजराइल करता है, इंडिया की तरफ से लोग नहीं मना करते, लेकिन अलग अलग एक्टर हैं इसमें। पाकिस्तान करता है कि रेलवे पर अटैक, एयरपोर्ट पर अटैक, सॉफ्टवेयर अटैक। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, हमने भी देखा कि जब मैं तो ऑन ग्राउंड था कश्मीर में, मुझे लगा कि जिस तरह का वॉर होता है कि सेनाएं जाएंगी LOC पे और वॉर होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, बट हमने देखा ड्रोन अटैक। इंडिया से एक ड्रोन उड़ते हुए जाता है, लाहौर में एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब जो इंडियन आर्मी करी है कि जो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, वो कुछ अलग तरह का वॉर होगा। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें जो इंटरनेट है, जो सॉफ्टवेयर है, ये कितनी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वॉरफेयर में उसकी रहेगी? क्योंकि हमने तो अभी रिसेंट इंडियंस, कम से कम क्राउड ने देख लिया, उनको लगता था कि बॉर्डर फिल्म में या LOC फिल्म में जिस तरह से होता था वैसा, लेकिन इस बार डिफरेंट रहा। मैं भी चौंका, क्योंकि हम उनके टेरिटरी में नहीं गए, वो हमारे टेरिटरी में नहीं है, और वॉर होता चला गया, ड्रोन्स अटैक होते चले गए। नेक्स्ट जो वॉर होगा, उसमें इंटरनेट सॉफ्टवेयर की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, नेक्स्ट वॉर है या ऑपरेशन सिंदूर है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि साइबर वॉरफेयर जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मिलिट्री में भी। मिलिट्री, जैसे कि आप बोल रहे हैं, आज अलग अलग तरीके के गैजेट्स, डिवाइसेस यूज़ करती है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर ही उनको रन करते हैं। आप एक ड्रोन जब उड़ाते हैं तो वो प्रोग्राम किया जाता है कि यहाँ से आपको उड़ना है, यहाँ पर आपको पेलोड ड्रॉप करना है, और फिर डिस्ट्रॉय, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना है या वापस आना है। तो ये सब एक साइबर वॉरफेयर से वॉरफेयर टारगेट्स बन जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि डीक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अलग अलग रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर लिखा। 2010 के करीब एक फिज़िकल डिस्ट्रक्शन यूजिंग मालवेयर का पहला इंसिडेंट देखा गया दुनिया में। इससे पहले मालवेयर्स जो थे वो आपके डेटा को एक्सेस करते थे, इस तरीके का था। लेकिन जब ये 2010 का स्टक्सनेट करके एक वायरस जो मालवेयर है, ये डिप्लॉय किया गया ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में, जिसको कि दुनिया का पहला साइबर वॉरफेयर मालवेयर भी माना जाता है। स्टक्सनेट ने क्या किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिसमें हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लगी हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, उनको अफेक्ट किया।
सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स जो हैं एक स्पीड पर घूमती हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। ये जब मालवेयर वहाँ पर डिप्लॉय हुआ तो इसने क्या किया कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स की जो स्पीड थी या वो बढ़ा दी या वो कम कर दी, लेकिन जो इंजीनियर्स उस स्पीड को मॉनिटर कर रहे थे उनकी स्क्रीन्स पर वही स्पीड शो हो रही थी जो वो देखना चाहते थे। तो ओवर द पीरियड ये मशीन्स ख़राब हो गई और इस चीज़ ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को साल 2 साल या शायद उससे भी ज़्यादा पीछे ले गया। ये पहला एग्जाम्पल था जहां दुनिया ने देखा कि वायरसेस, मालवेयर्स एक फिज़िकल डिस्ट्रक्शन का भी कॉज बन सकते हैं, और अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट बनाया जा सकता है तो किसी भी चीज़ को टारगेट बनाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं ये बिहाइंड द फायरवॉल, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसको आप रिमोटली ऐसे मालवेयर को डिलीवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कहा जाता है कि स्टक्सनेट को डिलीवर करने के लिए एक USB उस नेटवर्क में प्लग इन की गई थी जिसने ये मालवेयर फैलाया और ये सब किया। इंटरेस्टिंग। तो यही एग्जाम्पल मैं आपको फ्यूचर वॉरफेयर के वॉर्स के साथ रिलेट करना चाहता था कि अगर 2010 में ये हो सकता है तो 2025 और आगे बिल्कुल हो सकता है। आपके जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं, अटैक सिस्टम्स हैं, उनको भी टारगेट बनाया जा सकता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं आज मिलिट्रीज़ यूज़ भी करती हैं। अगर कोई ड्रोन पकड़ा जाता है उसका डेटा एनालाइज करने के लिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ ड्रोन, इसमें क्या ट्रेजेक्ट्री सेट की गई थी, ये कहाँ जाने वाला था, इसने रास्ते में कौन सी पिक्चर्स या वीडियोस ग्रैब की, और ये सब एनालिसिस जो है हम दिखा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए। तो अच्छा, साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि जैसे अब अटैक दो देशों के बीच, मसलन इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। अब एक तरफ अटैक चल रहा है, दूसरी तरफ साइबर वॉरफेयर भी होता है कि भाई जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है या रेलवे का जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया, या सारी चीज़ें हैक कर ली। ऐसे ऐसे भी वॉर चलते होंगे। बिल्कुल चलते हैं। अब ये सब फिर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की बातें हैं। अब एक लेटेस्ट अटैक मैं आपको बताता हूँ, यूके में जो हुआ था, मार्क्स एंड स्पेंसर है, एक वो रिटेलर है जो एक रिटेलर की तरह सब चीज़ें अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। उन पर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से 6 हफ्ते के लिए उनके कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाए। तो अगर आप कुछ ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं। कहा जाता है कि, और खैर ये तो डिस्क्लोज हो गई है इन्फॉर्मेशन, कि 300 मिलियन पाउंड्स का जो प्रॉफिट है वो हिट हुआ मार्क्स एंड स्पेंसर का 2025-26 के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑपरेशनल प्रॉफिट इतने बड़े पैमाने पर हिट हुआ है, उसकी वजह से आप देखिए आम ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन ने तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, बट आम लोगों का भी नुकसान हुआ। जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उनके ऑर्डर शिप नहीं हुए, वो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मंगवाया है वहाँ से तो वो नहीं हुए। इसी तरीके से अगर आप इसको रेलवे इंडस्ट्री में अगर आप रेलवे में लेके जाएंगे, अगर ये होता है आप जो भी ट्रेन की बुकिंग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, वही क्यू लगेंगे ट्रेन स्टेशंस पे जहाँ पर सब मैनुअल काम होगा। तो जो ये इंडस्ट्री जहाँ पर भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो थ्रेट प्रोन है, वहाँ पर ये सारे थ्रेट्स हैं, और इसीलिए आपको एक डिफेंस लेयर बनानी चाहिए, प्रिवेंशन लेयर बनानी चाहिए, और एक प्रैक्टिस लेयर बनानी चाहिए कि आप मॉक ड्रिल्स जैसे आर्मी करती है वैसे आप अपनी कंपनी में मॉक ड्रिल्स करते हैं। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस बोला जाता है उनके, कि अगर कभी ऐसा अटैक होगा तो एक कॉरपोरेशन कैसे एक्ट करेगी, कैसे उससे बाहर निकलेगी, और फ्यूचर में ना ये सब हो उसको कैसे एनालाइज करेगी। ये सारे अटैक जो आपने जिक्र किए, ये आप कैपेबल हैं रोकने के लिए, या
उसके प्रिवेंशन के लिए? हम लोग प्रिवेंशन लेयर में कम काम करते हैं और पोस्ट इंसिडेंट में ज़्यादा काम करते हैं। अगर प्रिवेंशन की लेयर टूट जाती है, आपका डिफेंस टूट जाता है, तो फिर हम लोग आपको हेल्प करते हैं कि ये जानने में कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और ये कैसे आप बचा सकते हैं फ्यूचर में। तो हम पोस्ट इंसिडेंट में डेफिनेटली काम करते हैं। उसमें काम करते हैं? हाँ जी। उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी शामिल होता होगा? हाँ जी, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। यूएसबी में 12 GB ट्रांसफ़र हुआ है, कैसे पता चलता है? हाँ जी, अब बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि जब कोई डेटा आपकी कंपनी से चुरा कर लेकर जाता है, वही। तो हम कैसे पता लग सकते हैं फोरेंसिकली? देखिए, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो विंडोज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आप हर चीज़ को यूज़ करते हैं, वर्ड है, सब कुछ है। इसके कुछ इंटरनल डेटाबेसेस हैं या कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो फोरेंसिकली हमें मदद करती हैं ये देखने में कि कब क्या हुआ इस कंप्यूटर पर। अगर किसी ने एक फ़ाइल को चेंज किया है, तो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक फ़ाइल होती है यूएसएन जर्नल। जब हम फोरेंसिक एक्सपर्ट जब उसको एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कौन सी फ़ाइल कब चेंज हुई, कब बनाई गई, कब उसको मॉडिफाई किया गया, एडिटिंग उसकी कब हुई फ़ाइल की। और फिर आप ये जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो टाइम को आप देखते हैं कि जब यूएसबी ड्राइव प्लग इन हुई तो ऐसे कितनी फ़ाइल्स चेंज की गई। आप अपना ब्राउज़र जो आप गूगल क्रोम है, सफारी है, अपने फ़ोन पर है, जब आप ये यूज़ करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट को कब यूज़ किया गया, कितनी बार उसको यूज़ किया गया, किस टाइम पर यूज़ किया गया। और ब्राउज़र के भी अलग अलग फाइल्स हैं, कैश है और अलग चीज़ें हैं जिससे फोरेंसिक एनालिस्ट को ये पता चलता है, वो कोरिलेट कर पाता है यूएसबी इंसर्शंस या इंटरनेट एक्टिविटी और जो उसकी उस कंप्यूटर पर जो फाइल एक्टिविटी हुई है उसको वो कोरिलेट करके बता सकते हैं कि कब क्या हुआ। मतलब गूगल ड्राइव अपलोड और यूएसबी ट्रांसफ़र एक ही टाइम पर क्यों हुए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब अगर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको यूएसबी डिवाइस इंसर्ट करने की लिमिट रखती है या इंसर्ट ही नहीं करने देती है। तो इस सेमीकंडक्टर की एग्जांपल में ऐसा था कि एक एम्प्लॉय है जो अपने पर्सनल गूगल अकाउंट पर ये सारी फाइल्स अपलोड कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेट पे डिपेंड है कि अगर आपको 12 GB, 15 GB, 20 GB डेटा अपलोड करना है तो जितना फास्ट आपका इंटरनेट है उतनी ही फास्ट वो डेटा अपलोड होगा। लेकिन जो यूएसबी ड्राइव जब आप इंसर्ट करेंगे तो डेटा लोकली ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। तो जब आपको ये सब करना ही है तो आप चाहते हैं कि मेरे पास एक बैकअप रहे। मेरा गूगल ड्राइव पर या ड्रॉपबॉक्स पर तो डेटा अपलोड हो ही रहा है, बट ये जो मेरी यूएसबी ड्राइव है इस पर जल्दी से मैं डेटा कॉपी कर लूँ। और यही सबूत भी बना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कि सेम टाइम पर जो फाइल्स हैं जब एक्सेस हुई वो गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करी जा रही हैं और लोकल यूएसबी पर भी कवर करी जा रही हैं, कॉपी करी जा रही हैं। तो इससे शक और गहरा और पक्का होता है। लेकिन जिसने ये काम करना है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से डेटा लेकर जा सकूं, कुछ भी रह ना जाए, किसी तरीके से रह ना जाए। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो मैंने 2-1 सवाल पूछे अभी, वो दरअसल चोरी, सॉफ्टवेयर चोरी होती है उसी को लेकर पूछे थे। ये क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी यूज़ करते होंगे, तो बहुत से लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में या किसी भी आउटलेट में, किसी भी जगह पे काम करते हैं कि मैं जी डेटा लिया, चोरी किया, तो वो चोरी पकड़ने का में एक्सपर्ट हर साहब हैं, वो तुरंत डिटेक्ट भी उस चीज़ को कर लेते हैं और ये चोरी पकड़ी जाती है। अगर आप इंटरनेट पर या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है, या फिर किसी की पिक्चर अपलोड कर दी, बहुत आसान भाषा में किसी की मॉक फोटो अपलोड कर दी या वीडियो अपलोड कर दिया, तो वो भी पकड़ी जाती है बहुत आसानी से। इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। आज की डेट में जो एआई से डेटा क्रिएट किया जा रहा है, हाँ, उसके मैनुअली उसको वेरीफाई करने के बहुत तरीके आ गए हैं कि आपको काफ़ी हद तक पता लग जाता है
डिजिटल फुटप्रिंट से फाइल सिग्नेचर होता है एक, उस तरीके से कि ये फाइल है एआई क्रिएटेड है या मॉर्फ्ड है। लेकिन कुछ ऐसे सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर भी हैं जिससे आप 100% नहीं बता सकते हैं कि ये फाइल एआई एडिटेड है या मॉर्फ्ड है या नहीं। और ये आप बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आते हैं, और इससे मैं जो भी आपका शो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है उसको बचाने का सबसे बड़ा ज़िम्मा वो आपका है। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी को भी क्लिक करने दे रहे हैं, तो आप एक रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकती है किसी भी रूप में। फिर उससे लड़ने के लिए उसको उसको इंटरनेट से निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आम तौर पर अगर हमारा दर्शक ही सतर्क रहेगा, आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और डेटा को आप सोने की तरह रखेंगे, गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। आपने जो हम जिक्र कर रहे थे जब सेमीकंडक्टर कंपनी का, तो आपने 42 कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी। तो जो अक्यूज्ड है उसने 42 जो कॉन्फिडेंशियल फाइल है वो जीमेल से अपने पर्सनल मेल पे भेजी, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। तो इन कंपनी के पास एंड पॉइंट फोरेंसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। वो क्या करते हैं कि दूर से बैठे हुए, अगर आपका एम्प्लॉय आज मुंबई में है लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ दिल्ली से करना चाहते हैं, तो विदाउट उनके लैपटॉप को यहाँ शिप किए हुए आप रिमोटली ईमेल एनालिसिस करते हैं। ईमेल एनालिसिस में हम पहले तो उनके सेंट बॉक्स से पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या ईमेल कहाँ कहाँ भेजी है। फिर ईमेल हेडर एनालिसिस किया जाता है। ईमेल का एक अपना रूप होता है, टेक्निकल रूप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ईमेल कहाँ कहाँ गई है। तो ये सब एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट रियल टाइम में हम कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉई ये कर रहा है उसको इसके ट्रैक्स को डिलीट करने का मौका कई बार नहीं मिलता है। तो जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी ईमेल गई, किस एड्रेस पर गई, कौन सी अटैचमेंट्स उसके साथ थी, और उस अटैचमेंट्स में किस तरीके का डेटा है वो आप देख सकते हैं। तो और इसका लाइव एनालिसिस भी होता है। डेटा कलेक्ट करने से पहले ही आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं कि क्या ये रेलेवेंट डेटा है जो मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये सब आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा सवाल, क्या जो डेटा चोरी होता है उससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में कोई असर पड़ता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आई थिंक ये हमने पहले भी कवर किया। सबसे बड़ी बात है उनकी कंपेटिटिव एज। अगर आप डेटा कुछ चोरी कर कर वो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में लेकर जा रहा है, तो बहुत हद तक संभव है कि वो कुछ ऐसा डेटा अपने साथ लेकर जाएंगे वो जो नई कंपनी को फ़ायदा देगा। अब वो नई कंपनी को फ़ायदा अगर अलग अलग तरीके से हो सकता है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में उन्होंने एक राइवल चिप बना दी, तो आपकी जो मोनोपोली थी इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो गई है। आपने जो सालों साल उस पर रिसर्च की, उसका बहुत ही जल्दी किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और एक कंपेटिटर प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब जब ऐसा होता है तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं जिनमें पूरे देश का पैसा लगा होता है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज होता कि ये अपना डेटा भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसकी वजह से मार्केट में बहुत और लोगों ने भी सेम चीज़ करनी शुरू कर दी। मोनोपोलाइजेशन खो देती है कंपनी, तो ऑफ कोर्स उसकी कंपनी की वैल्यू भी कम होती है। तो जिस चीज़ पर अगर आप एक बिल्कुल यूनिक नई चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, उसका प्राइस अलग होता है, पर जब उसी चीज़ को बहुत लोग करने लग जाते हैं तो फिर मार्केट न्यूट्रलाइज होती है, मार्केट करेक्ट करती है अपने आप को। तो ये सब चीज़ें जो हैं कॉरपोरेशंस को अफेक्ट करती ही करती हैं। हमारे देश में सॉफ्टवेयर पायरेसी के मुकाबले कंपनी से डेटा चोरी करना कितना बड़ा खतरा है? दोनों ही बहुत बड़े खतरे हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी का खतरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। अगर आज आप
कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो अगर लीक हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर फ्री में मार्केट में अवेलेबल है, तो जो पैसा आपको आना चाहिए था वो अब नहीं आ रहा है, या उसका कुछ परसेंट नहीं आ रहा है, या बहुत सारा परसेंट नहीं आ रहा है। तो ये पायरेसी का अफेक्ट है। इंडिया में माना जाता है कि करीब $4 बिलियन के जो लॉसेस हैं वो पायरेसी में अकाउंट किए जाते हैं। तो इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो पायरेसी की वजह से 4 बिलियन पर ईयर खो रही हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, वो कैटास्ट्रॉफिक डैमेज है, वो बहुत बड़ा डैमेज है, क्योंकि वो जो आप सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना चाहते हैं शायद वो बन ही नहीं पाएगा, या कोई और कंपनी उसको बना देगी, क्योंकि किसी आपके एम्प्लॉय ने वो जो ट्रेड सीक्रेट्स थे वो लीक कर दिए हैं। तो पायरेसी जो है उसका इम्पैक्ट ये है कि आपके यूज़र्स कम हो गए हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट वो इस हद तक जा सकती है कि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा बेचने के लिए। कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक होते हैं कई बार, तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी चीज़ के लिए सिल्वर बुलेट नहीं है। 100% डिफेंस कभी भी इन चीज़ों से आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, इसको महत्व देना ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रिवेंशन लेयर, कि आप इन अटैक्स को प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसमें अब बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो एंड पॉइंट डिटेक्शन सोल्यूशन, XDRs, SOARs, ये सब बनाते हैं, जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं, जो 24 घंटे आपके डिजिटल एसेट्स पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि कहीं से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर वो फेल होते हैं तो फिर आपको जो है पोस्ट इंसिडेंट लेयर तैयार करनी पड़ती है फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, कंटेनमेंट के लिए, कि आप अटैक को कैसे बढ़ने ना दें। इन चीज़ों के लिए आपको अपनी लेयर तैयार करनी पड़ती है, जहाँ पर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा, अटैक को रोकने के लिए, ना बढ़ने देने के लिए, और फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है, अपने सिस्टम्स को वापस लेकर आना है, थ्रेट एक्टर्स को बाहर निकालना है, और रिपोर्ट करना है कि ये सब हमारे साथ हुआ है। तो प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक साइबर सिक्योरिटी के दायरे में आती हैं, और एक हर एक कॉरपोरेशन को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। आपसे बातचीत मैंने अभी की, बहुत इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन है और सभी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन और मज़े से यूज़ करते हैं, जिसको मैं देखता हूँ सब यूज़ करते हैं। जब वो विक्टिम बनते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। और इसलिए मैं आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी इच्छा मानिए न मानिए, क्योंकि 2 ऐसे रिसेंट विक्टिम मैंने मिले जो फीमेल हैं, जिसमें एक हमारे कंपनी एम्प्लॉय हैं। अब वो इंटरनेट यूज़ कर रही थी, कोई सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया होगा, उसमें क्लिक किया, उसके बाद उधर से मैसेज आने शुरू किए कि आपने 2-4 हज़ार का लोन लिया। अब उसके बाद फिर वो मुफ्त पैसे दो, मुफ्त फोटो भेजना, ये भेजना, वो भेजना। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को प्रिवेंट आप करते हो, या हाँ जी, इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट आप करते हो। तो ऐसे बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट को, बिल्कुल। वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं एज ए एक्सपर्ट नहीं हूँ, टू हाँ बी जी। वेरी ऑनेस्ट। फिर भी मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया बहुत से, टू बी ऑनेस्ट। एक बिहार के विक्टिम थे, एक दिल्ली के, जो एक तो मैं साइकोलॉजिकल उनको मजबूती दिया, लेकिन वो उस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, या तो फॉरेंसिक बिल्कुल। उसमें। तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप एक आम नागरिक हैं जो इस साइबर अटैक के विक्टिम हैं, आप उसका शिकार हो गए हैं, तो आप गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले आप कांटेक्ट कीजिए। अपने एरिया के लोकल साइबर पुलिस डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट कीजिए। अगर आप बैंक में हैं तो उनके हेल्प सेंटर्स को कांटेक्ट कीजिए, और साइबर जो पुलिस स्टेशंस हैं उन पर भी आप कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो लॉ इन्फोर्समेंट है, पब्लिक सेक्टर है, कॉरपोरेशंस हैं, इनके पास हमारी जैसी कंपनी के टूल्स होते हैं जो आम लोगों की मदद
करने के लिए बनाए गए हैं। ये कंपनीज़ हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकती हैं। एक्सटेरो एक ग्लोबल ब्रांड है, एक ग्लोबल कंपनी है जिसका R&D इंडिया में ही है, और हमें बहुत प्राउड है कि हम एक मेक इन इंडिया कंपनी भी हैं। और बट हेडक्वार्टर आज हमारा US में है। तो आप हमें अलग अलग तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे लोकल रीसेलर्स पार्टनर्स हैं उनके पास आप जा सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे इंटरनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी बात सुनते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपको किस तरीके की ज़रूरत है, और फिर आपको सही सोल्यूशन उसके लिए सजेस्ट करते हैं। एनीवेज हर्ष जी, आपने मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट मानी, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो बड़ी तादाद में, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाहे इंडिविजुअल हैं, वो लगातार हो रहे हैं। और चूंकि बीइंग मैं जर्नलिस्ट, मेरे पास इस तरह के केसेस रेगुलरली आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपने मेरी अपील मानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने भी ऑप सिंदूर देखा होगा रिसेंटली, आपने देखा एक दूसरे तरह का साइबर वॉरफेयर। आप OTT प्लेटफॉर्म पर कई इस तरह की मूवीज़ देखते रहेंगे, देख रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर को लेकर, इंटरनेट वॉरफेयर को लेकर चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होता हुआ आप देखेंगे। तो जो हर्ष साहब ने बताया उसको ध्यान से सुनने की भी ज़रूरत है, सावधान रहने की भी ज़रूरत है, और सलूशन चाहिए तो हर्ष जैसे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं जो इससे बचाव के उपाय आपको बता सकते हैं। ये शो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।